हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथडोलॉजी पेपर जो नेट के पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है, उसको हम लोग कुछ PYQ या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर कुछ समझते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी और हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझ भी पाएंगे या जो नहीं समझ पाए हैं उसे कुछ अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। ठीक है, उसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की उनके विशेषताएं बताई गई हैं, जिन दोनों सेट को हमको सुमेलित करना है। तो रिसर्च टाइप है सेट 1 में अनुसंधान के प्रकार और सेट 2 में उनकी विशेषताएं हैं। तो पहला है फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो इसका हमें मैच करना है। तो पहले फंडामेंटल रिसर्च को हम इसके साथ देखते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च में हम किसी सिद्धांत या किसी थ्योरी को बिल्ड करते हैं, किसी थ्योरी को बनाते हैं ताकि हम उसको थ्योरी बिल्डिंग के हिसाब के अनुसार किसी चीज़ का हम इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो फंडामेंटल रिसर्च हमारा हो जाएगा डेवलपिंग ए थ्योरी। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन। हम अलग अलग कलर से सबको मैच करेंगे तब आसान होगा। तो फंडामेंटल रिसर्च मौलिक अनुसंधान हो गया, सिद्धांत का निर्माण के माध्यम से एक प्रभावी स्पष्टीकरण विकसित करना। इसमें नए सिद्धांत का निर्माण होता है, मौलिक अनुसंधान होता है ये। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, एक मिनट, इसको एक कलर से कर देते हैं, दोनों को एक ही कलर से करते हैं, फिर दूसरे को हम दूसरे कलर से करेंगे। तो ये हो गया मौलिक अनुसंधान, जिसका है सिद्धांत का निर्माण। अब दूसरा आता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है? वो है जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी सिद्धांत अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सिद्धांत को, कि ये संभावनाओं का पता करना विभिन्न स्थितियों में किसी सिद्धांत का कैसे प्रयोग हो सकता है। तो इसका होगा अप्लाइड रिसर्च का होगा कि विभिन्न स्थितियों में उपयोग की संभावना, एक सिद्धांत का उपयोग विभिन्न स्थितियों में किस तरह से किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज को तलाशना या खोजना। तो ये हो गया तलाशना, एक्सप्लोर करना। तो इसका हो गया आंसर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। तीसरा है एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च क्या है ना कि किसी भी स्थिति में इमीडिएट सॉल्यूशन जब किसी चीज़ का खोजना होता है तो हम उसमें एक्शन रिसर्च करते हैं। तो क्या है कि इसका सीधा सीधा है कि इम्प्रूविंग एंड क्रिया अनुसंधान, मतलब हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से ये मौजूदा स्थिति को सुधार करता है, जिसमें कि टीचर इंटरवेन करता है। क्लास में बच्चे अगर किसी तरह का कोई रोज एक ही तरह की समस्या ला रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए टीचर जो है सिचुएशन में इंटरवीन करके या हस्तक्षेप करके मौजूदा स्थिति में सुधार करता है। चौथा है इवैल्यूएटिव रिसर्च। इवैल्यूएटिव रिसर्च का अर्थ होता है मूल्यांकन अनुसंधान। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम मूल्यांकन करते हैं कि किसी भी फाइंडिंग द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन, मतलब किसी भी हस्तक्षेप का क्या कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस सीमा तक वो इम्पैक्ट अपना डाल रहा है, इसका पता करना होता है। तो उसे हम इवैल्यूएटिव रिसर्च करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इसे हम मूल्यांकन अनुसंधान कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इसका ऑप्शन 1 ही सही लग रहा है। तो आंसर क्या है? 1 पहला का आंसर हुआ। तो फंडामेंटल रिसर्च हो गया, बेसिक रिसर्च जिसमें हम कोई नए सिद्धांतों की खोज करते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या हुआ कि अप्लाइड रिसर्च में हम किसी भी सिद्धांत के बहुत अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग की संभावनाओं को तलाशते हैं। एक्शन रिसर्च में किसी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में मौजूदा स्थिति के सुधार में जो हम हस्तक्षेप करके उसको सुधारने की कोशिश करते हैं उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। और इवैल्यूएटिव रिसर्च हुआ कि किसी भी चीज़ का
अगर हस्तक्षेप किया जाता है तो उसका क्या रिजल्ट आया या किस सीमा तक वो प्रभावित किया, इसको पता करना ही कहलाता है इवेल्युएटिव, जहां हम मूल्यांकन करते हैं प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है, which of the sets of activities best indicate the cyclic nature of action research strategy? एक्शन रिसर्च क्या होता है? जब हम किसी भी स्थिति में, मौजूदा स्थिति में जब हम हस्तक्षेप करके, अभी हमने देखा कि इंटरवीन करके उस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च तो एक सिस्टमैटिक तरीका है इन्वेस्टिगेशन का और नया नॉलेज प्राप्त करने का तरीका है। और रिसर्च क्या है कि कोई भी चीज़, किसी सूचना को प्राप्त करना, किसी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करना, तो रिसर्च का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो यहाँ हम एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है कि एक्शन रिसर्च वह रिसर्च है जिसमें कि शैक्षिक प्रॉब्लम, क्लासरूम का प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम या किसी सेटिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल की सेटिंग में, क्लासरूम में, उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप लिया जाता है, तो उसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ये इसका एक साइकिल होता है एक्शन रिसर्च का। तो इसमें एक्शन रिसर्च का साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, हम इसको एक साइकिल बना के देखते हैं कि सबसे पहले एक्शन रिसर्च में प्लान किया जाता है। ठीक है, प्लान करने के बाद उसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही, मतलब यही क्वेश्चन आए नहीं, एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आता है। फिर एक्ट करते हैं, प्लान किया, फिर एक्ट किया हमने, फिर उसका इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस है एक्शन रिसर्च का, जिसे सीक्वेंस में हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एक्शन रिसर्च साइकिल कहलाता है। एक्शन रिसर्च साइकिल। एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या हुआ, पहले प्लान किया, फिर एक्ट किया। आप ऐसे कर सकते हो इसको, PAOR, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन है 4। योजना बनाते हैं, फिर अधिनियम नहीं, एक्ट करते हैं। यहाँ पर योजना पर फिर हम एक्ट करते हैं, क्रिया, यहाँ पर एक्ट करना, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर चिंतन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होता है, आंसर इज 4। तो प्लान करना मतलब क्या हुआ, इसमें प्लान करते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह से, कैसे प्रॉब्लम डेवलप हो गया, ये हम जब समझ जाते हैं तो हम प्लान करते हैं कि इसको एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कैसे इसको चेंज किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर देखता है कि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो वो जिस नीति से पढ़ा रहा है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब उससे बच्चों को उतना जितना रिजल्ट हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तब क्या करेगा टीचर, क्या प्लान करेगा, नई स्ट्रैटेजी लाएगा पढ़ाने की। फिर एक्ट करना, एक्ट करने में क्या है कि जो प्लान किया कि अब नई स्ट्रैटेजी लाएंगे, तो वो जो प्लान किया वो अब उसको एक्ट करने में, उस स्ट्रैटेजी को, नई स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करेगा, क्रिया के रूप में लाएगा, बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। फिर क्या करेगा, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने में है कि जो भी उसने नई नीति लाई उसका प्रभाव को ऑब्जर्व करेगा और उसको, मतलब नया जो टीचिंग स्ट्रेटेजी उसने अपनाया उसमें स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको वो निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद जब उसको जो प्रीवियस फेज का जो रिजल्ट था वो दिखेगा और अभी नया जो रिजल्ट आया, तो टीचर क्या करेगा कि नई टीचिंग स्ट्रेटजी का रिजल्ट देखेगा और देखेगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो फिर वो इसको रिपीट करे, इसको वो मतलब टीचिंग का अगर उसको लगेगा कि इससे छात्रों की परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी हुई है तो फिर वो उसको रिपीट कर, उसको टीचिंग का एक पार्ट बना लेगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है एक्शन रिसर्च का। तो एक्शन रिसर्च आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे याद कीजिएगा कि मैम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है,
What is the usual sequence of steps in scientific method? पहला है कि हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, शरों को पहचान करके परिकल्पना बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, जरूरत महसूस हुई कि क्या प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट कर रहा है। फिर आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, कठिनाई को पहचानना और समस्या का विवरण तैयार करना। फिर डेटा एनालिसिस करना और उसकी व्याख्या करना। फिर डेटा संग्रह करना और उस रिसर्च टूल्स उसके हिसाब से मतलब अनुसंधान के उपकरणों को चूज करके उसके डेटा कलेक्ट करना। अब आपको बताना है सीक्वेंस, ये तो सारी चीज़ें बता दी गई और ये सीक्वेंस में जो है सो आगे पीछे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सही सीक्वेंस बताना है। तो सही सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है साइंटिफिक मेथड जो कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाता है और क्वेश्चन का आंसर देने। इसका गोल क्या है कि कॉज और इफेक्ट, साइंटिफिक मेथड का उस गोल है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्कवर करना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्कवर करना साइंटिफिक मेथड का गोल है ना। इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पूछकर, आस्किंग द क्वेश्चन पूछकर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, फाइंड करना। फिर एविडेंसेस को देखना और ये देखना कि क्या जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो उससे एक सही आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स इसमें है साइंटिफिक मेथड का कि क्वेश्चन पूछना, फिर बैकग्राउंड में रिसर्च करना, मतलब कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी रीडिंग से, लिटरेचर रिव्यू से प्राप्त करना, फिर हाइपोथेसिस बनाना, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, फिर डेटा को एनालाइज करना और फिर रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले प्रॉब्लम क्रिएट करना, मतलब क्वेश्चन पूछकर प्रॉब्लम क्रिएट करना। फिर उसके बाद है डिफिकल्टी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। फिर सी, ये पहला हुआ, मतलब हमारा ऑप्शन है, आंसर है आंसर 2, ठीक है। तो पहला ये हुआ, दूसरा ये, फिर क्या है ए। तीसरा नंबर पे हम हाइपोथेसिस में करेंगे, मतलब पहला हुआ ये, दूसरा हुआ सी, तीसरा हुआ ये वेरिएबल्स को पहचान कर हाइपोथेसिस बनाना। फिर चौथा है डेटा कलेक्ट करना और अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल के द्वारा, ये चौथा हुआ। और फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, ये अंतिम स्टेप। तो आंसर हमारा हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स is concerned with which aspect of research activities? ठीक है, अनुसंधान में नैतिकता की समस्या अनुसंधान की गतिविधियों में किससे संबंधित है? रिसर्च एथिक्स क्या होता है? रिसर्च एथिक्स जो है ना, वो आपके साइंटिफिक रिसर्चर या जो भी रिसर्चर है उसका स्टैंडर्ड, कंडक्ट का स्टैंडर्ड को गवर्न करता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एथिकल प्रिंसिपल्स को माने ताकि रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनकी डिग्निटी, उनकी राइट और उनके वेलफेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो भी है डिस्कशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो सेंट्रल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब लोग सोचते हैं कि रिसर्च का एथिक्स, जब भी लोग सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या क्या इश्यू हो सकता है जब रिसर्च ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट्स पर किया जाता है। तो ये इश्यूज क्या है, रिसर्च एथिक्स का पार्ट है। और उसके अलावा भी और भी इश्यूज हैं जो कि रिसर्च के स्टैंडर्ड को मतलब कंडक्ट के समय, रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान मानने पड़ते हैं। इसमें क्या है कि जो भी आप पब्लिशिंग
कर रहे हैं, जो भी फाइंडिंग्स है उसको आप ट्रांसपेरेंटली यूज कीजिए। दूसरों की रचनाओं को आप कॉपी करें तो आप उनका आभार व्यक्त करें। और रिसर्च एथिक्स जो है वो रिसर्च एक्टिविटीज़ से कंसर्न होता है। तो जो भी रिसर्च में आप दें वो एविडेंस बेस्ड हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हैं वो यूज टू मेक डिसीजंस क्या है, साउंड रिसर्च पर। इसका मतलब है कि आप बहुत सारे पब्लिश्ड आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सब चीज़ को पढ़ें डेटा कलेक्ट करने के लिए, ताकि आपका स्टडी जो है रेपुटेबल स्टडीज जब आप पढ़ेंगे तो आपका रिसर्च सही होगा। और एविडेंस बेस्ड एथिक्स जो है वो क्या है कि आपके स्टडीज़ को इम्पॉर्टेंट बनाता है। तो इसलिए क्या है कि एविडेंस पॉपुलेशन, मतलब जो भी आप रिसर्च के एथिक्स को पालन करते हैं वो ज़रूरी है, ताकि आप किसी के भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं उसका आप सही उसको आभार उसका प्रकट करें, उसको उसका रेफरेंस दें। तो रिसर्च एथिक्स में सबसे पहला है कि रिसर्च का जो भी आप रिपोर्ट करें वो रिपोर्ट करना जो है वो एविडेंस पर आधारित है। जो भी चीज़ आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसका साथ साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत करें, ताकि आपके रिसर्च की ऑथेंटिसिटी और प्रूफ हो सके। इसलिए इसका आंसर है 4। मतलब अनुसंधान, रिसर्च एथिक्स कंसर्न रिसर्च के किस एक्टिविटीज से कंसर्न है रिसर्च एथिक्स, ये है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। जब आप रिसर्च का रिपोर्ट करें तो वो एविडेंस या साक्ष्यों पर आधारित हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज potential for nurturing creative and critical thinking इज रिलेटिवली ग्रेटर। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को पोषित करने की क्षमता अधिक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि किसमें रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को नर्चर करता है, बढ़ाता है। तो रिसर्च समरी बनाने में करता है, या सेमिनार पेपर प्रेजेंट करने में करता है, या पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस अनुसंधान सम्मेलन में भागीदारी में होता है, या वर्कशॉप में। तो क्या है कि कॉन्फ्रेंस एक फॉर्मल मीटिंग होता है ना, जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। रिसर्च कॉन्फ्रेंस जहाँ होता है वहाँ पर बहुत से टॉपिक्स पर जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने व्यूज़ को आदान प्रदान करते, एक्सचेंज करते हैं। और वहाँ पर कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है बहुत सारे टॉपिक पर, जो कि जहाँ डेलीगेट्स के द्वारा या रिसर्च स्कॉलर्स जो उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं उन बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर कॉन्फ्रेंस क्या है, ओकेजनल होता है और या तो एनुअली होता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, जहाँ पर कि पेपर रिव्यूअर्स बहुत सारे होते हैं, पेपर को रिव्यू करने वाले, जो कि सबमिशन रिव्यू का सबमिशन जो भी होता है पेपर उसको सेलेक्ट करते हैं, और जो मोस्ट सुटेबल और ओरिजिनल होता है या बढ़िया होता है सबसे, उसको वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में ले जाते हैं। तो कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा एरिया है, एनॉर्मस फील्ड है। और भी कोई भी एकेडमिक जो भी फील्ड है उसमें कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट सबसे ज़्यादा पोषित करने की क्षमता है कॉन्फ्रेंस को। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस किसी भी तरह का हो, ट्रेड कॉन्फ्रेंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, सब कॉन्फ्रेंस में रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा नर्चर करते हैं क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसके पार्टिसिपेंट्स एक्सपर्ट्स होते हैं और वो पेपर को रिव्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following research type focuses on ameliorating the prevailing situations? प्रचलित परिस्थितियों को सुधारने में कौन सा
रिसर्च काम करता है। इसमें आपका ऑप्शन है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो रिसर्च तो हम जानते हैं कि ये सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। फंडामेंटल रिसर्च बेसिक या प्योर रिसर्च होता है। इसमें क्या होता है कि ये नॉलेज फॉर नॉलेज सेक को कहते हैं कि यहाँ पर नॉलेज जो है ना वो नॉलेज के लिए, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज गैदर किया जाता है। यहाँ इसे प्योर और बेसिक, केवल यहाँ पर नॉलेज के लिए रिसर्च किया जाता है। और ये जनरल कोई भी सिद्धांत बनाता है और उसको जनरलाइज करता है, मौलिक कुछ नया थ्योरी या कुछ नई खोज करता है। इसका है कि कुछ बेसिक ट्रूथ का खोज करे, कुछ नियम का बनाए, और ये किसी भी फील्ड में डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन नहीं होता है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? ये कहलाता है फील्ड रिसर्च। इसको हम फील्ड रिसर्च कहते हैं, ठीक है, जो अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। इसका क्या है कि इसका किसी भी फील्ड में डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकता है। तो इसका अप्लाइड, इसको हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे अप्लाइड रिसर्च कहता है। और क्या है कि फंडामेंटल रिसर्च तो थ्योरी बनाया, कोई लॉ बनाया, लेकिन अप्लाइड रिसर्च जो है वो उस थ्योरी को टेस्ट करता है। फंडामेंटल रिसर्च जो थ्योरी बनाता है उसको अप्लाइड रिसर्च एक्चुअल फील्ड में टेस्ट करता है। वास्तविक क्षेत्र में फिर इस लॉ का टेस्ट होता है। तो इसको कहते हैं कि ये बेसिक रिसर्च के आधार पर किया जाता है अप्लाइड रिसर्च। जो इसने लॉ बनाया उसको इसने कंसर्न फील्ड में अप्लाई करता है। एक्शन रिसर्च क्या है कि ये एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च जैसा है, लेकिन एक अंतर है इसमें कि ये अप्लाइड रिसर्च बहुत बड़े सैंपल पर किया जाता है, इसका सैंपल लार्ज होता है, इसलिए वो ज़्यादा सार्वभौमिक रूप से अप्लाई हो सकता है उसकी फाइंडिंग। लेकिन एक्शन रिसर्च जो है वो स्मॉल सैंपल पर होता है और इमीडिएटली तुरंत प्रयुक्त होता है। इमीडिएट प्रॉब्लम, किसी भी तुरंत इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च होता है। किसी भी छोटे ग्रुप के लिए इसके सैंपल स्मॉल होते हैं। यह क्या करता है कि ये एनालिटिकल, इवेल्युएटिव, इन्वेस्टिगेशन सब करके प्रॉब्लम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खास करके जो समस्याएं होती हैं उनको पता करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके बाद टीचर्स को उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। तो ये टीचर्स को हेल्प करता है। उसके अलावा क्या है कि ये एजुकेशनल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिया जाता है, किया जाता है। और इससे क्या होता है कि टीचिंग प्रैक्टिस को बेटर करने में, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाने में, मतलब ये शिक्षण से जुड़ा होता है एक्शन रिसर्च। ज़्यादातर टीचर एक्शन रिसर्च क्यों करता है? अपनी टीचिंग को अच्छा करने के लिए, या फिर बच्चों को सुधारने के लिए, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करता है एक्शन रिसर्च अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को सुधारने के लिए। टीचर बच्चों के बिहेवियर को भी, मान लीजिए बच्चे क्लास बंक कर रहे हैं तो इस समस्या को भी सुधारने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो बहुत सारे एजुकेशनल प्रैक्टिशनर जो हैं वो एक्शन रिसर्च को एक टीचर के ग्रोथ के लिए और प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो किसी भी चीज़ का एक्टिविटी का इफेक्टिवनेस देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करता है कि एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसमें दो ग्रुप बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। और किसी भी नई चीज़ का प्रयोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में किया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को उसमें नहीं किया जाता। और दोनों के प्रभाव को देखा जाता है और उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि क्या नया एक्सपेरिमेंट जो किया गया, सपोज कि किसी डिजिटल और ट्रेडिशनल क्लासरूम का क्लास है, तो जहाँ डिजिटल का प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि डिजिटल पढ़ाई से बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं या ट्रेडिशनल से, तो उसके बाद दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। तो इसलिए टीचिंग कॉम्पिटेंसी या प्रिवेलिंग सिचुएशन को सुधारने के लिए जो रिसर्च होता है वो एक्शन रिसर्च होता है, इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, क्लियर? प्रिवेलिंग सिचुएशन को सुधारने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। देख लिया आपने, इसमें ही 2 क्वेश्चन एक्शन रिसर्च से आ गया, आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate for this? इसमें अब देखिए क्या है कि आपको एक अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया कि एक शोधकर्ता चिंता पर भोजन करने की विधि का प्रभाव, मतलब चिंता से भोजन करने में क्या उसका प्रभाव पड़ता है बच्चों की चिंता से भोजन करने की विधि का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर बच्चों पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसके लिए कौन सी शोध पद्धति सही होगी? केस स्टडी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या सर्वे मेथड। तो रिसर्च क्या है कि हम रिसर्च हमेशा से बता रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक स्टडी है। अब हम एक एक मेथड को पहले समझ लें कि क्या है, उसके बाद फिर हम इसका आंसर ढूंढेंगे। तो पहला है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि ये किसी भी इवेंट को समझने के लिए एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीका है। इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज करके रिपोर्ट बनाया जाता है। तो इसमें रिसर्चर क्या है कि किसी भी घटना क्यों घटी, किसी भी व्यक्ति के साथ क्यों समस्या है, उसको समझने के लिए वो बहुत सारी बातों को जानना चाहता है। तो केस स्टडी जो है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। केस स्टडी में है कि रिसर्च स्ट्रेटजी है जिसमें कि ऑब्जर्वेशन, खुद फील्ड में जाकर इंक्वायरी करने की ज़रूरत होती है और रियल लाइफ में कॉन्टेक्स्ट को जानना पड़ता है। केस स्टडी रिसर्च का मतलब है कि या तो सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारा केस स्टडीज भी हो सकता है। इसमें क्वांटिटेटिव एविडेंस भी हो सकता है, उसका बहुत सारा सोर्स भी हो सकता है। जैसे टीचर क्या होता है कि केस स्टडी को कब यूज करता है, तो किसी भी बच्चे का फेलियर लगातार अगर हो रहा है तो उसका केस स्टडी के लिए टीचर उसके बहुत सारे घर की स्थिति, बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चे का स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देता है। तो क्या है कि केस स्टडी टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ फेलियर। अगर कोई बच्चा फेल कर रहा है तो उसका पूरा कारण जानना चाहेगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम का डील करने का सबसे प्योरेस्ट तरीका है। इसमें कॉज और इफेक्ट बताया जाता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे सोफिस्टिकेटेड वे है ताकि किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो जैसे इस तरह के रिसर्च में क्या कहता है कि एक्स, उसमें कारण बताता है कि एक्स की वजह से ये वाई घटना हुई है। तो इसमें एक्स कॉज है और वाई घटना है, तो इसमें दोनों नेसेसरी है कि और एक सफिशिएंट है। तो रिसर्चर को देखना है कि अगर y घट रहा है तो इसके लिए x जरूर घटना चाहिए। तो x इज द कॉज, सिंस x इज द कॉज ऑफ y, तो एक y के घटित होने के लिए x का होना जरूरी है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ये इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंट हमने बताया कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, किसी ग्रुप में बांटकर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाकर या किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है और उसके इफेक्ट को समझा जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टीचिंग और मॉडर्न टीचिंग के इफेक्ट को देखने के लिए बच्चों को दो ग्रुप में बांटकर पढ़ाया जाए और उसके इफेक्ट को देखा जाए। तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कहेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में क्या होता है कि ये जब घटना घट जाती है तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और तब रिसर्च होता है। और इस घटना में जैसे एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसके रिसर्चर वहाँ पहुँचता है, तो वो घटना में रिसर्चर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो घटना घटने के बाद पहुँचता है और तब अपनी स्टडी करता है। तो यहाँ रिसर्चर कारण बताता है, पॉसिबल कॉज बता सकता है कि ये घटना क्यों घटी, किस वजह से हुआ होगा, जबकि वो घटना ऑलरेडी घट चुकी होती है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चे के केस में अगर वो कर रहा है, तो अगर बच्चा बाल अपराधी है
क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, तो उसका बेसिक रीज़न क्यों वो क्रिमिनल है या बाल अपराधी है, तो रिसर्चर बहुत सारा इवेंट्स को फाइंड करेगा कि जो कि उसके जीवन में घटित हुई है और उसके बच्चे के डेलिक्वेंट बिहेवियर को कॉज किया है। तो ये जो भी एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ है, वो हो सकता है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन हो स्कूल में या घर में, या फैमिली का कुछ ऐसा हिस्ट्री हो, या बगल में नेबरहुड ऐसा हो, तो ये सारा कारण हो सकता है, लेकिन उसमें रिसर्चर का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि रिसर्चर कॉज बताता है कंट्रोल्ड इफेक्ट में, मतलब कि उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है, जो घट चुका सो घट चुका, उसके आधार पर वो कारण बताता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, ये क्या है कि देख कर, ये मतलब ऑब्जर्व करके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, डायरेक्ट कंट्रोल घटना पर नहीं होता। यहाँ पर वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस पर कि रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो जो भी घटना है वो ऑलरेडी घट चुकी होती है, इसलिए वो मैनिपुलेट भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वेरिएबल्स का बीच में जो रिलेशन है उसको वो अनुमान करता है बिना इंटरवीन किए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है कि सर्वे मेथड हमें यह इनेबल करता है कि क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमको स्टडी करना है। मतलब क्या है कि सर्वे रिसर्च हम जितना चाहे एरिया बढ़ा सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, पूरे नेशन को, पूरे वर्ल्ड में भी हम सर्वे कर सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत लार्ज हमारा स्टडी हो जाता है तो रिसर्चर को बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो बड़े लेने होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च यहाँ पर अपोज नहीं करता है। तो मान लीजिए कि कोई सोशियोलॉजिस्ट है, वो ये जानना चाहता है कि सेकुलरिज्म जो है वो सर्वे से कि कितने लोग मतलब सेकुलरिज्म को स्टडी करने के लिए वो जा रहा है, सर्वे करना चाह रहा है, तो उसे पता चलना होगा कि कितने लोग एवरी डे पूजा करते हैं और अपने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ या किस चीज़ का भी हम पता करना चाहते हैं। तो सर्वे में क्या होता है कि जिस पॉपुलेशन को हम लेते हैं और वो हमें जो जानकारी देती है उसी पर हमारा आधारित होता है। तो यहाँ पर रिसर्चर अगर इस चीज़ को अटेम्प्ट टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन, मतलब एंजाइटी पर मेथड ऑफ फीडिंग, एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रेन पर अध्ययन करेगा, तो कौन सा मेथड होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है कि वो ऑलरेडी घटित हो चुकी है कि चिंता से खाना पर उसका असर जो है वो हो चुका है, वो कुछ उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको केवल डेटा कलेक्ट करके रिसर्च करना है। अगला क्वेश्चन है, in which of the following arrangements a wider spectrum of ideas and issues may be made possible। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल है कि किस रिसर्च आर्टिकल में, वर्कशॉप मोड में, कॉन्फ्रेंस में या संगोष्ठी में, किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। तो ये क्या है कि अब हम पहले समझ लें चारों चीज़ है क्या। तो सबसे पहले हमारा है रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल क्या है कि जब हम रिसर्च की फाइंडिंग्स करते हैं ना, तो उसको एक पेपर में हम पब्लिश कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च आर्टिकल। यह क्या है कि हम अपने नॉलेज को बांटते हैं, डिसेमिनेट करते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च पेपर क्या है कि या तो सेमिनार में प्रेजेंट किए जाते हैं, या तो कॉन्फ्रेंस में, या रिसर्च जर्नल में पब्लिश होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का कि कुछ नॉलेज में हम कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, ज्ञान में हम बढ़ाते हैं। तो इसलिए पब्लिकेशन यहाँ पर सर्व करता है। रिसर्च आर्टिकल में पब्लिशिंग होती है। वर्कशॉप मोड में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोग जमा इकट्ठा होते हैं और एक किसी समस्या या किसी चीज़ को सीखने के लिए भी इकट्ठे होते हैं। तो ये ग्रुप क्या होता है
कि ये स्मॉल भी हो सकता है और बड़ा भी होता है, मतलब सेमिनार जैसा भी हो सकता है या उससे छोटा भी। यहाँ पर जो होता है वर्कशॉप में स्टूडेंट क्या करते हैं कि नई स्किल को सीखते हैं। पहले उन्हें बताया जाता है, फिर वो खुद भी करते हैं। पहले इंस्ट्रक्टर आता है, उन्हें सिखाता है, फिर उनसे करवाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर वो स्किल को प्रैक्टिस करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। पहले सीखते हैं फिर करते हैं। तो यहाँ पार्टिसिपेशन भी होता है, यहाँ पर सीखना और करना दोनों होता है। और कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस में रिसर्च का एक मेथड है जो कि क्लास डिस्कशन जैसा होता है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। यहाँ पर टीचर क्या करता है कि स्मॉल कॉन्फ्रेंस ग्रुप बनाता है। यहाँ पर टीचर लार्ज क्लास को स्मॉल कॉन्फ्रेंस ग्रुप में बनाकर और उन्हें अपॉर्चुनिटीज देता है किसी भी टॉपिक पर या किसी सिचुएशन पर डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर हर पर्सन को अपने आइडियाज़ को शेयर करने का मौका मिलता है। और ये मेथड अपनाया जाता है प्री विजिट कॉन्फ्रेंस और पोस्ट विजिट कॉन्फ्रेंस दोनों जगह। यहाँ लेक्चरर जो होता है या जो लेक्चर देने वाला होता है, वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस ग्रुप में खुद भी बोलता है और दूसरों को इन्वॉल्व भी कर सकता है। ये किसी भी कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव को पहले वो एक्सप्लेन करता है, और उसके बाद इसका पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि जो कि लेक्चर से नहीं दिया जा सकता है। और सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम एक तरह का डिस्कशन है जिसमें कि पेपर का और स्पीच का सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है। किसी टॉपिक के वेरियस एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक एक्सपर्ट पर्सन होते हैं और वो एक चेयरमैन होता है जिसके अंडर में ये सारा कुछ होता है। सिंपोजियम प्लान्ड होता है और केयरफुली किया जाता है, और ये समय से पहले इसका डिसीजन होता है, पहले प्लान किया जाता है। और स्पीकर वो होते हैं जिनको कि सब्जेक्ट पर एक्सपर्टीज होता है, वो डिस्कशन करते हैं और एक्सपर्ट और ऑडियंस जान और सिंपोजियम का ऑब्जेक्टिव पता होता है, और ये भी पता होता है कि टॉपिक का कितना डिस्कशन होना है, किस ब्रेड तक कितनी, और स्पीकर को सफिशिएंट टाइम दिया जाता है ताकि वो अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सके। सिंपोजियम का पर्पस क्या है कि किसी भी समस्या का या किसी भी टॉपिक के सभी एस्पेक्ट को समझना, ये डिबेट नहीं होता है किसी तरह का। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है वर्कशॉप मोड, जहाँ पर कि एक व्यापक स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है कार्यशाला मोड में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग सीखते भी हैं और इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाते हैं, फिर वो खुद भी करके देखते हैं। अगला है in finalizing a thesis writing format, which of the following form part of supplementary pages? मतलब थीसिस लेखन के प्रारूप को अंतिम रूप देने के समय निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पन्ने का हिस्सा बनेगा? पूरक पन्ने का हिस्सा बनेगा। तो कौन सा पूरक पन्ने का हिस्सा बनेगा? लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स। ठीक है, ये इसमें पूरक पन्ना सप्लीमेंट्री पेजेस में तालिका और आंकड़ों की सूची दी जाती है जब रिसर्च का अंतिम पेज बनता है, पूरक पन्ना जो सप्लीमेंट्री पेजेस बनता है। अब आता है which of the following is susceptible issue of research ethics? अब इसमें क्या क्या है कि कौन सा अनुसंधान नैतिकता के मुद्दे के प्रति संवेदनशील है? इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं, फॉल्टी रिसर्च डिजाइन ये भी नहीं, चॉइस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स ये भी नहीं, क्योंकि नैतिकता का सवाल है। तो जब हम रिसर्च फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं, शोध निष्कर्षों को, तब वहाँ पर नैतिकता का सवाल उठता है। एथिक्स क्या है? एथिक्स का मतलब है रूल्स और कंडक्ट या मोरल प्रिंसिपल्स
जो कि आप जब किसी नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं किसी तरह का रिसर्च में खास करके, तो जो रिसर्च का आउटकम है वो रिसर्चर की इंटीग्रिटी को के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एक्सपेरिमेंट जो भी है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग पर नहीं होना चाहिए, बिना उसकी अनुमति के किसी भी व्यक्ति पर रिसर्च नहीं किया जाना चाहिए। और किसी भी तरह का रिसर्च जो किसी को किसी तरह का विकलांगता हो जाए उस पर रिसर्च करने से या उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का रिस्क स्टडी में अगर एसोसिएटेड है तो उसको नहीं होने देना चाहिए, उस एक्सटेंट तक ही खाली होना चाहिए ताकि उसको जो रिस्क कवर जो जिसको रिस्क है उसको कॉम्पेंसेट किया जा सके। और जो है रिसर्च सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पर रिसर्च हो रहा है उसका कॉन्सेंट लेना जरूरी है। अब एथिकल इश्यू क्या है रिसर्चर में, कि रिसर्चर को अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, उसके साथ ट्रस्ट पैदा करना होगा और उसके अगेंस्ट मिसकंडक्ट को रोकना होगा। उसके अलावा रिसर्चर नीड टू मेक श्योर दैट पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, उसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का रिस्पोंडेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। जब आप क्वेश्चनायर या प्रश्नावली तैयार करते हैं और जब रिस्पोंडेंट से पूछते हैं तो उसे हार्म नहीं होना चाहिए, उसे एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का आंसर देने में ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। स्टडी इस तरह का रिसर्च स्टडी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई सेंसिटिव इश्यू हो। और एथिकल गाइडलाइंस ये भी बताता है कि आपको मेथड और रिसर्च फाइंडिंग को बताना होना चाहिए, मतलब फाइंडिंग्स ऑफ द सर्विस टू प्रोफेशनल कलीग इन एजुकेशनल कम्युनिटी, ये रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। रिसर्च ऑन ह्यूमन बीइंग बिना उनके नॉलेज या कंसेंट के नहीं होना चाहिए, और जो पार्टिसिपेंट को हार्म पहुंचाए वो रिसर्च जस्टिफाइड नहीं होता है। इसका किसी का भी व्यक्ति का या किसी ग्रुप का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। रिसर्च कंडक्ट करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने फ़ायदे के लिए हम दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसलिए रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च एथिक्स को ससेप्टेबल होता है। तो रिपोर्टिंग टू रिसर्च फाइंडिंग, तो इसमें क्या है कि कोई भी इनएक्यूरेट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी नहीं होना चाहिए, ताकि जिससे रिसर्च डिज़ाइन फॉल्टी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो जो रिसर्च में होता है इनकरेक्ट टाइप का सैम्पलिंग टेक्निक भी नहीं यूज होना चाहिए। इसलिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू है रिसर्च एथिक्स का, कि जब आप रिसर्च फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। I think this will be helpful for you.